नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा में गिरफ्तार संदिग्ध से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। डीसी ऑफिस के पास इसे हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध के मोबाइल में पाकिस्तान के नंबर्स की भरमार है। आधार कार्ड से पुंछ निवासी फारूक के रूप में इसकी पहचान हुई है। बड़ी अपडेट बताते चले कि डीसी ऑफिस के बाहर से एक संदिग्ध को धर दबोचा गया है और वहां पर अब आप देखिए एजेंसीज ने किस तरह से कार्रवाई को तेज कर दिया है। सांबा में गिरफ्तार संदिग्ध से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। डीसी ऑफिस के पास इसे हिरासत में लिया गया था और संदिग्ध के मोबाइल में पाकिस्तान के नंबरों की भरमार है। आधार कार्ड से पुंछ निवासी फारूक के रूप में इसकी पहचान हुई है। यानी कि आधार कार्ड को लेकर बात की जाए तो ये पुंछ का रहने वाला है और संदिग्ध का जो मोबाइल है उसमें पाकिस्तान के नंबरों की पूरी तरह से भरमार है। अब यहां पर एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि जिला कठुआ के अंदर लगातार संदिग्ध देखे जाने की खबरें सामने आ रही थी और उसके बाद एनकाउंटर का सिलसिला भी शुरू हुआ जिसमें हमने अपने जवानों को भी खोया। लेकिन उसके साथ साथ लगातार पुलिस के जितने भी जवान हैं वो पूरी तरह से कार्रवाई को अंजाम देते नजर आए। डीजीपी की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया कि जब तक सारे आतंकवादियों का यहां पर खात्मा नहीं किया जा सकता तब तक इस अभियान को नहीं बंद किया जाएगा। तो उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने लगातार यहां पर कार्रवाई की है और जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, संदिग्ध के मोबाइल में पाकिस्तान के नंबरों की भरमार देखने को मिली है और आधार कार्ड से पुंछ निवासी फारूक ही बताया गया है जिसकी पहचान हुई है कि ये पुंछ का रहने वाला है। अगर आधार कार्ड को देखा जाए तो डीसी ऑफिस के पास से इसे हिरासत में लिया गया है और लगातार सांबा में गिरफ्तार संदिग्ध से अब यहां पर एजेंसियां जो हैं वो पूछताछ कर रही हैं। क्या कुछ बड़े खुलासे इसकी तरफ से किए गए हैं, कहां तक ये पूरी जानकारी पहुंच पाई है, इस पर ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल आधार कार्ड के हवाले से अगर देखा जाए तो इसकी पहचान ये की गई है कि ये पुंछ का रहने वाला है और फारूक इसका नाम है। संदिग्ध के मोबाइल के अंदर अगर लगातार जांच पड़ताल की कोशिश जिस तरह से की गई है तो पाकिस्तान के नंबरों की भरमार है और उसके साथ साथ संदिग्धों पर अब पैनी नजर यहां सुरक्षा बलों की तरफ से रखी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी लगातार कार्रवाई को अंजाम देती नजर आ रही है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऋषि, अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ पूछताछ हुई है, कोई बड़े खुलासे इसकी तरफ से किए गए? देखिए आशा, आपको बताते चले कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सांबा के डीसी ऑफिस की अगर बात करें तो यहीं से एक सस्पेक्टेड व्यक्ति को डिटेन किया गया है। मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति जो कि यहाँ पर सस्पिशियस मूवमेंट कर रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस ने इसे डिटेन किया और अब लगातार पूछताछ की जा रही है। जिसमें आपको बता दें कि जब इसका मोबाइल चेक किया गया, मोबाइल को खंगाला गया तो उसमें 3 से ज्यादा जो कॉल्स है वो पाकिस्तानी कॉल इसमें जो देखी गई है, जिसमें पाकिस्तानी नंबर इस कॉल में जो मिलते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा पार्ट जो वो बन जाता है। अब इसमें आपको बता दें कि जांच एजेंसियां और सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार इस समय काम कर रही है। पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन जो वो कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के खासतौर पर जम्मू संभाग के जो इस समय हालात बने हुए हैं वो हालात काफी चिंताजनक है। इससे पहले हीरानगर का सन्याल इलाका हो, राजबाग का जुटाना सुखान इलाका हो या फिर बिलावर का पाइंटी इलाका, यहाँ पर एनकाउंटर चला, आतंकियों की मौजूदगी थी। इसके बाद उधमपुर, भद्रवा और जो रामनगर के इलाके, ये तमाम जम्मू संभाग के इलाके हैं जिन्हें कहीं ना कहीं जलाने की कोशिश जो वो आतंकियों द्वारा की जा रही थी। अब सवाल ये है ऋषि, इस व्यक्ति का तार कहीं आतंकियों के साथ जुड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि संदिग्ध है, पहले भी संदिग्धों की मूवमेंट देखी गई थी और उसके बाद एकदम से कार्रवाई को अंजाम दिया गया था आतंकियों की तरफ से। देखिए, अभी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि हर एक एंगल पर इस समय काम किया जा रहा है। खासतौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक्स के ऊपर काम किया जा रहा है। जिस तरह से मोबाइल को भी कस्टडी में ले लिया गया है, कॉल डिटेल्स भी लगातार चेक की जा रही है, पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और पाकिस्तानी नंबर की मोबाइल में मौजूदगी साफ तौर पर दर्शाता है कि बात जो है वो हुई है, क्योंकि इनकमिंग कॉल जो है वो इसमें रिपोर्ट जो वो हुई है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार आतंकी हमलों के बाद ये बातें भी सामने आई थी कि OGWs लगातार आतंकियों को मदद पहुंचा रहे हैं। ये पुंछ का रहने वाला व्यक्ति है और इसका नाम फारूक बताया जा रहा है। ये सस्पेक्टेड व्यक्ति सांबा में क्या कर रहा था, डीसी ऑफिस के पास ये यहाँ पर मौजूद था। ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अब इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। ऋषि, मोबाइल के अलावा कोई और गैजेट इससे बरामद हुआ है? देखिए, फिलहाल मोबाइल फोन का ही जिक्र किया जा रहा है कि मोबाइल फोन को लगातार खंगाला जा रहा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये संवेदनशील एक जो एक मामला है ये बन चुका है, क्योंकि डीसी ऑफिस हाईवे के बिल्कुल नजदीक इसकी यहाँ पर मौजूदगी और उसके बाद
इसके मोबाइल फोन से पाकिस्तानी नंबर का मिलना, ये हर एक एंगल पर जो है वो जांच का विषय है। मैं जैसे कह रहा हूँ कि अभी जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, हर एक एंगल पर काम किया जा रहा है। पिछले हालातों को भी मद्देनजर रखा जाएगा और डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस का जो यहाँ पर दौरा था, उन्हें पहले ही ये सक्रिय कर दिया था अपने तमाम ऑफिसर्स को कि जितने भी पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं या जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं यहाँ पर घुसपैठ के चांसेस हो सकते हैं, उन तमाम इलाकों में गश्त को बढ़ाया जाए, तमाम इलाकों को जो है वो सर्विलेंस में रखा जाए, वहां पर भी अलग काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये जो एक नया एंगल सामने आया है कि सामा में डीसी ऑफिस के पास एक सस्पेक्टेड व्यक्ति का यहाँ से डिटेन होना, उसके मोबाइल फोन से पाकिस्तानी नंबर का मिलना, ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आते हैं उसके बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी, लेकिन इसमें एजेंसीज और पुलिस लगातार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पुलिस और एजेंसीज पूरी तरह से पूछताछ में जुट गई हैं और क्या बड़े खुलासे इसकी तरफ से किए जाएंगे, इसके लिए काम आगे तेज कर दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। रॉ के पूर्व चीफ एएस दुल्लत द्वारा अपनी नई किताब में किए गए खुलासे से जम्मू कश्मीर की राजनीति में भूचाल आ गया है। प्रदेश भाजपा का कहना है कि कश्मीर आधारित राजनीतिक दल भले ही यहां सियासी फायदे के लिए बयानबाजी करती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ये भी मानती है कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को बेहद नुकसान हुआ है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता सुनील सेठी ने बताया कि कश्मीर के सियासी दल ये भी मानते हैं और ये मानते आए हैं कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर का विकास असंभव है और एएस दुल्लत की किताब ने भी इसी तथ्य को उजागर कर दिया। सेठी ने दुल्लत की किताब को सामने आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिक्रिया पर भी अपना पक्ष यहां पर रख दिया है। चलिए आपको सुना देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। दुल्लत साहब की किताब रिलीज होने के साथ ही एक पॉलिटिकल बम जिसको कह सकते हैं वो कल फूटा और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल हुई। दुल्लत साहब की किताब में इस चीज़ का लिखा जाना कि डॉक्टर फारूक साहब आर्टिकल 370 के ख़त्म करने के विरोध में नहीं थे, बल्कि वो टैक्टिकली जो है इस चीज़ को मानते थे कि आर्टिकल 370 को ख़त्म होना चाहिए। हमारा तो ये मानना है कि कश्मीर की राजनीतिक पार्टियां वो चाहे पब्लिक में पोस्चर को छोड़ देती हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो ज़रूर देती रही आर्टिकल 370 की फेवर में, लेकिन अंदर से वो ये मानती थी कि आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ और उनको भी ये पता था कि आर्टिकल 370 जब तक रहेगा तब तक जम्मू कश्मीर में प्रोग्रेस उस हिसाब से नहीं होगी, पीस की स्थापना जो है वो परमानेंटली स्थायी तौर पे नहीं होगी। तो दुल्लत साहब ने जो किताब में लिखा वो तथ्य है। यही चीज कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, प्राइवेटली इस चीज को मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फैसला किया आर्टिकल 370 को खत्म करने का वो अच्छा फैसला था, उसको पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए देश को 70 साल इंतजार करना पड़ा, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जब 370 के खत्म होने के बाद जो हालात बने और उसके बाद स्थायी शांति की स्थापना हुई, तो आप किसी पॉलिटिशियन कश्मीर के प्राइवेटली अगर पूछेंगे तो सभी इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि 370 को खत्म करना जो है वो जरूरी था। दूसरी बात यह है कि दुल्लत साहब की किताब आने के बाद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रिएक्शन आई, तो वो अब फेस सेविंग की कोशिश है, जिसमें दुल्लत साहब के ऊपर एलिगेशन लग रही हैं, लेकिन इस चीज को तो मानते हैं कि दुल्लत साहब की और डॉक्टर फारूक की बड़ी जबरदस्त दोस्ती रही है, अपने उनके बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं। जो चीजें बंद कमरों में बातें हुई तो शायद दुल्लत साहब के और फारूक साहब के बीच में हुई होंगी या कहीं और हुई होंगी, उनका सामने उजागर होना सिर्फ कश्मीरी माइंडसेट को बताता है कि कश्मीरी कभी भी आर्टिकल 370 के साथ नहीं था। ये कुछ राजनीतिक फायदों के लिए आर्टिकल 370 का इस्तेमाल करने से अलावा कोई भी बात नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को न नेशनल कॉन्फ्रेंस की जरूरत थी, न पीडीपी की जरूरत थी, न किसी और पार्टी की जो अलगाववाद की बात करते हैं उनकी जरूरत थी आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए।
हमने अपनी ताकत पे किया, अपने दम पे किया। राजनीतिक विषय था भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसको हमने आगे लेके गए। जो मुखर रूप से ओपनली आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन में बोल न पाए, वो भी प्राइवेटली बोलते हैं कि आर्टिकल 370 को खत्म करना जो है एक अच्छा फैसला था। तो इस तरह की राजनीति जो चल रही है जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कश्मीर की पार्टियों की तरफ से, सभी को अपने गिरवा में जाके देखना चाहिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कश्मीर की जिसको नहीं लगता कि आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद कश्मीर में शांति की स्थापना हुई। तो दूसरी ओर एएस दुल्लत द्वारा अपनी किताब में किए गए खुलासे पर पीडीपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। श्रीनगर में आज पीडीपी के सम्मेलन के बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और प्रवक्ता इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया है कि दुल्लत की एक एक शब्द में सच्चाई छिपी हुई है। इन दोनों ने यह दावा भी किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा में हमेशा ही खिचड़ी पकती आई है और दुल्लत की किताब से इन दोनों दलों की दोस्ती जग जाहिर हो गई है। पूरे मुल्क के मुसलमानों को ये पैगाम देने के लिए था कि बेशक यहाँ की जो हुकूमत है उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, मगर हम जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सेक्युलर लोग आपके साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में। दुल्लत साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही करीबी फैमिली मेंबर जैसे हैं और आज जब दुल्लत साहब ने अपनी किताब में लिखा कि फारूक साहब चाहते थे उनके साथ 370 को हटाने के लिए मशवरा किया जाए, बल्कि वो यहाँ तक जाते हैं कि मैं असेंबली के जरिए 370 को हटाने के लिए तैयार था, मगर मुझसे मशवरा नहीं किया गया। ये कोई पहली बात नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 2014 में भी ये रातों को जाके मिलते थे अमित शाह साहब से, उमर साहब कि पीडीपी के साथ सरकार मत बनाओ, हमारे साथ बनाओ, और बिला शर्त शुरू। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है हमेशा जब भी जम्मू कश्मीर में धोखा दिया यहाँ के लोगों को, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात ने उस चीज को लेजिटिमाइज किया। तो वैसे ही वी आर नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। और दुल्लत साहब जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है, क्योंकि दुल्लत साहब इनके साथ बहुत क्लोज हैं। आपने खुद भी देखा होगा विजुअल्स, हाल ही में अक्टूबर में वो आए स्वेरिंग इन के लिए। तो इट्स वेरी सैड, क्योंकि एनसी ऐसी जमात है जिनमें इतना दोगलापन है। जब उनने यहाँ वोट मांगे तो किस बेसिस पे मांगे? लोगों को बोला कि हम 370 बहाल करेंगे, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस लाएंगे, जबकि सच्चाई ये है कि दे सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तभी फारूक साहब पार्लियामेंट में नहीं गए। उनको पता था अगर वो पार्लियामेंट जाएंगे तो उनको रेजिस्ट करना पड़ेगा। तो वी ऑलवेज नोन कि जब भी यहाँ के जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ धोखा हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसको नॉर्मलाइज किया, उस पर व्हाइट वॉश किया। तो आज भी वो वही कर रहे हैं, वरना उनकी 50 सीटें क्यों आई? अनऑफिशियली तो उनकी बीजेपी के साथ ऑलरेडी अलायंस चल रही है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी बीजेपी के साथ। 2019 में जब फारूक साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, उनने पार्लियामेंट में कभी भी 370 के अगेंस्ट बात नहीं की। आज फास्ट फॉरवर्ड 6 इयर्स डाउन द लाइन, एनसी इतनी भारी अक्सरियत से सरकार में आई है, 50 एमएलए होने के बावजूद उनके वो जो काम उनको करने चाहिए, जो इश्यूज मुद्दे उनको उठाने चाहिए, वो पीडीपी के 3 एमएलए उठा रहे हैं। वो वक्फ हो, वो 370 हो, वो हमारी सिक्योरिटी के बारे में हो, डेली वेजर्स के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में एनसी बात नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाहती है। क्यों? क्योंकि उनको जो ये मैंडेट आया है वो ऑल्दो बोला कि हम 370 को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन असलियत ये है जो दुल्लत साहब ने बयान की कि फारूक साहब सपोर्टेड द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल। तो कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जम्मू में भाजपा ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए उसका पुतला दहन किया। जम्मू ईस्ट विधानसभा में हुए इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार कर लोगों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और यही वजह है कि अब ईडी उसके खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है। भाजपा नेताओं ने दावा किया है कि आने वाले समय में कांग्रेस का देश से नामो निशान तक मिटकर रह जाएगा। जो ऐसी एक मशीन है जिससे कांग्रेस ने देश भर के लोगों को लूटा,
इस मशीन से उन्होंने गरीबों का खून चूसा और आज भी जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने के लिए चंद कार्यकर्ताओं के साथ ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, देश को गुमराह करना चाहते हैं। मेरे को लगता है कि ये जो कांग्रेस सिर्फ परिवार की राजनीति करके है, परिवार को बचाने के लिए आगे आ रही है, पर लोगों को पता है, देश के लोगों को आज देश के अंदर कांग्रेस हाशिए पे आ चुकी है और ये कील का पत्थर जो चार्जशीट की गई है ये पुख्ता सबूतों के साथ की गई है। ये परिवार अंदर होगा और लोगों का, गरीब लोगों का पैसा लोगों के हाथ में वापस जाएगा, ये पक्की बात है। ये आखिरी कील, ये जो लोगों को बेगुनाह कर रहे हैं, ये ठुकना बाकी है। इसके बाद इसके बाद हिंदुस्तान के नक्शे से आपको कभी भी कांग्रेस नहीं दिखेगी। के खिलाफ है जिन्होंने देश को जगीर समझा हुआ है। नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी कर रही है वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुआ है, राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ। भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है। 1947 में जो कंपनी बनती है वो 5000 शेयर होल्डरों के लिए, शेयर होल्डर से 77 सनानी है, लेकिन 2008 में वो बैंकरप्टी हो जाती है। कांग्रेस उसको, कांग्रेस के जो फंड है उसमें से 90 करोड़ रुपए का फंड देती है और 50 लाख रुपए के साथ उस फंड को खत्म कर देती है। ये उसके शेयर अपने नाम करके जंग इंडिया लिमिटेड आज की डेट में जो केस इनके खिलाफ बना है, जो चार्जशीट फाइल हुई है वो सही फाइल हुई है। हमारा यही मानना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले कांग्रेस पार्टी के जो दोनों परिवार के सदस्य हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ज्यादा से ज्यादा कोर्ट सजा दे इनको। और तो जम्मू में वीरवार को आए आंधी तूफान में भारी तबाही हुई। शहर के बीचों बीच सिविल सचिवालय की दीवार को भी नुकसान पहुंचा, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रही कुछ गाड़ियां भी आ गई। इसके अलावा परेड मिनी स्टेडियम में भी बिजली का पोल गिरने से नुकसान उठाना पड़ा। सिविल सचिवालय की दीवार और मिनी स्टेडियम में पोल की मरम्मत का काम जारी है और 3-4 दिनों में ये सभी मरम्मत के काम पूरे कर लिए जाएंगे। सात बजे के बाद में रात को 3-4 गाड़ी भी आ गई थी, तो सुबह हमको पता चला तो हम आए, सारी लेबर लेके 15-20 लेबर लेके आए तो काम में लगाया। थोड़ी बचाव हो गई, मगर से यहाँ से गए थे तो कुछ बंदे यहाँ घूम रहे थे और तूफान आया। उसके बाद में हमें ये पता नहीं कि यहाँ बंदे है कि नहीं थे। तो हुआ क्या? ये टावर गिर गया उससे, जो बारिश और तूफान से। इस जगह पेड़ भी गिर गए, टावर भी गिर गए, भावे भी। खौड़ के ही तारोटी गांव में सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। वीरवार को आंधी तूफान के कारण कई पेड़ गिरने से जहां सड़क मार्ग बाधित हो गया है, वहीं बस पर भी आप देखिए किस तरह से पेड़ जा गिरा है, जिससे बस को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने आज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि बार बार अवगत कराए जाने के बावजूद भी सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट नींद से नहीं जाग रहा है। वो विभाग को कई बार इन पेड़ों को काटने की अर्जियां दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पाई है। आज से पहले भी आंधी तूफान में कई पेड़ गाड़ियों पर गिर चुके हैं और डिपार्टमेंट किसी बड़े हादसे का इंतजार यहां कर रहा है। ये जेड़ा नुकसान है ये प्रशासन की नलैकी वजह कन्नै होआ दा। प्रशासन बिल्कुल सुत्ते दा, उसी कुसा कन्नै कोई मतलब नहीं है। कोई मरै कोई जीए, कुसा का नुकसान होगा उसी कोई लैन देन नहीं। वो सारे पक्के मुलाजम ने, तनख्वाह उनकी 70,000 रुपया, लेकिन उन्हें गरीब लोगों कन्नै कोई लैन देना नहीं है। ये जेड़ा नुकसान है, इत्थै एक क्लोजर बने दा रोड के साइड उपर, ये जो टाइम क्लोजर बनाया हा उस टाइम बनाया कि बूटे बनगन। अज ये बूटे जेह्ड़े विशाल रूप बनी गेदे न, इंदे नंबर लगी चुके हैं। 4 साल इन्हें होई एप्लीकेशन डिपार्टमेंट की, हर साल अस एप्लीकेशन दिन्ने आं, खोड़ प्रशासन की भी दिन्ने आं और सोशल फॉरेस्ट की भी दिन्ने आं। साढ़े कोल उंदी बकायदा रसीदां पेदियां, वो डिपार्टमेंट आया भी, नंबर भी लाए दे उन्हें 2-2 साल होई गे, लेकिन बूटे नहीं कटांदे। अगर कोई बंदा इत्थे बूटा थोड़ा ना कोई रस्ते च डिग्गी जंदा तो कोई ग्रां दा बंदा उसी कटदा, ये फट ओहदे उपर एप्लीकेशन देई ओड़दे कि महाराज इन्हें बूटे दी डाली कट्टी ओड़ी है।
लेकिन अज एडा बड़ा हादसा होई गेदा, कोई डिपार्टमेंट इत्थे साडी सुध लैन नहीं आया। हर साल दो तीन बूटे जेह्ड़े रोड च डिगदे न और नुकसान करदे। पिछले साल भी एक गड्डी नुकसान किया, जी बिजली की लाइन है उसी नुकसान पहुँचाया, अगे पिछे घर न उनका नुकसान होया। अस प्रशासन की पूछना चाहते हैं कि वो इन्ना सुत्ते दा की है, उसी कोई हमदर्दी नहीं है। बस सिर्फ जो लोग कल कोई कुसै दे उपर बूटा डिगो कोई मरी जाग तो अपना शौक प्रगट करना आई जंदे, फिर आखदे कि सानू बड़ा खेत है कि बड़ा नुकसान होया। जद नुकसान होने कोला पहले तुस क्यों नहीं जागदे? अज अगर ये जेह्ड़े बूटे न अगर 2 साल हो जाने नंबर लवाए दा कि ये कटोने चाहिए ने, ये बूटे जेह्ड़े क्षतिग्रस्त होने आह्ले न और नुकसान पहुँचाने वाले लोकें वो क्यों नहीं एह्दा सुध लैंदे? रोज दा इत्थूं एह् साढ़ा जेह्ड़ा नेशनल हाईवे रोड है इत्थूं दा मेन प्रशासन सारा खोड़ दा इत्थूं डेली जंदा है, क्या उसी नहीं लगदा कि ये नुकसान होना? कल राती भी अगर ये बस नहीं होंदी तो कल 2 जेह्ड़े नौजवान हैं उनकी जान जानी ही। फिर इत्थै सारा प्रशासन आई जाना, फिर उन्हें शोक सभा प्रगट करना आई जाना कि सानू बड़ा खेत होई गेआ। ओह्दे कोला पैह्ले क्यों नहीं वो जागदे कि जेह्ड़ा ये नुकसान है ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ कई बारी पहले भी अपनी एप्लीकेशन दित्तियां ने सोशल फॉरेस्ट च, ते उन्हें आख्या भी कि बढ़ोई जाङन छड़ा लारा दिंदे है, बाकी बढ़दा कोई नहीं है। पिछले साल भी मेरे शैड पर एक सफेदा गया हा, तो 2-3 टीना जड़ियाँ टुटी गईयां, दीवार भी टुटी गई, ते तां भी कोई एक्शन नहीं होया। हूँ असें 1 साल होया दोबारा एप्लीकेशन दित्ती थी, ओह्दा भी कोई एक्शन नहीं, ते डिपार्टमेंट पता नहीं कुत्थै सुत्ता रहिंदा, ना कोई सुनता ना अज इस वेले तक कोई भी नहीं होया तक पुज्जा किसी भी डिपार्टमेंट का। गड्डी का उपर डिगे दा सफेदा, ये को पहले एक बंदे पर डिग्गिया, बिजली लैन जी पूरी 11,000 की ये क्षतिग्रस्त हुई गई, तो एक डिपार्टमेंट पता नहीं कुत्थै बरात जा रही है, गड्डी लगा मोड़ने, एक गड्डी मोड़ी दी कोई लगा मोड़ने नहीं, उपरों बूटा डिग्गिया। ये फॉरेस्ट जेह्ड़े ना जेह्ड़े डिपार्टमेंट है जेह्ड़ा इन्हें पहला भी डिग्गिया, पिछले साल भी डिग्गिया, फिर इस बार भी डिग्गिया। एल्ले धोड़ी कोई उंदा डिपार्टमेंट का एक बंदा नहीं आया है। घर ना कोल इब्बी घर वो घर पिछे बूटे डिग्गने, इन्हें कोई दा मतलब नहीं है। एक टाला बड्डो ते रातों रात इत्थें होंदे न, अज्ज एड्डा टाला डिग्गे दा गड्डी पर, एल्ले धोड़ी कोई नहीं है। मीं एह्दा नुकसान जेह्ड़ा होए दा, इनें आखो उत्थै पुज्जो न साढ़े कोल इत्थै आन, तो असें रोड बंद लाए करने दा पूरा, तो ओल्ले धोड़ी इद्धर कोई नहीं आ रहा। तो इन्हें एक बारी सनाई दो, आखना ये बढ़ाने चाहिए इस महीने का अंदर। जिला उधमपुर में पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ा प्रहार किया गया है। जिले की ARTO जुगल शर्मा के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष में 2,206 गाड़ियों के चालान किए गए, जिनमें 90 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। इसके अलावा 189 गाड़ियों को यहां पर जब्त करने के साथ साथ 152 ड्राइविंग लाइसेंस, 188 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और 91 रूट परमिट सस्पेंड किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में अभी तक 135 चालान किए गए हैं, जिसके तहत 8,97,400 रुपए का जुर्माना वसूला गया है और 16 गाड़ियां जब्त की गई हैं। तो हमने पिछले साल टोटल नंबर ऑफ चालान जो किए हैं 2206 चालान किए हमने यहाँ पे, और जो फाइन है तकरीबन 90 लाख रुपया फाइन वो बनता है हमारा, जिनमें से 41,21,000 रुपया फाइन हमने वसूला है। रेस्ट ऑफ द जो चालान हैं उनका फाइन हमें आना है। जो गाड़ियां अभी फाइन टाइमली नहीं दे पा रही हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, जो ये वायलेशन कर रहे थे, जो वायलेटर थे उनकी जो चलानी हुई है। इसके अलावा 189 व्हीकल्स हमने सीज की थी पिछले साल, और जो ड्राइविंग लाइसेंस जो वायलेटर्स थे उनके ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड जो 24-25 में 152 लाइसेंस हमने सस्पेंड किए हैं। इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे 188 वो सस्पेंड हुए हैं, और रूट परमिट 91, ये पिछले साल की बात है। तो इस साल जो ये अभी अप्रैल का महीना है, इस साल अप्रैल की बात करूं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ चालान जो है 135 हैं। जो फाइन है वो 8,97,400 है, और टोटल नंबर ऑफ सीजर अभी 16 व्हीकल्स हुई हैं। तो मेरी आपके माध्यम से उधमपुर के जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं या जो गाड़ियों लेके हमारे ड्राइवर बाइक पर निकलते हैं, तो मेरी आपके माध्यम से उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, ओवरलोड ना करें, ओवर चार्जिंग ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, विदाउट सीट बेल्ट ना चलें, जो 2 व्हीलर वाले हैं विदाउट हेलमेट ना चलें। मतलब ऐसा कोई वायलेशन ना ही करें कि हमें चालान करने की कोई नौबत आए। तो जितना सिस्टमेटिकली वो चलेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड रखेंगे, बिना डॉक्यूमेंट्स कुछ गाड़ियां चल रही हैं जिनको हमें उनको भी हैवी पेनल्टी पड़ती है, तो वैसे वाला ऐसा ना हो जब वो पूरे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चलेंगे।
चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।